हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने पिछले वर्षों के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। डिस्कस करवाने का मकसद यही था कि हमारी सारी चीज़ें कवर हों, ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें छूटें। यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग तो ही अपनी यूनिट पिछले से पिछली क्लास में ख़त्म हो गई थी, यानी सेकेंड लास्ट क्लास में ख़त्म हो गई थी। लेकिन कुछ टॉपिक्स थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला था जूल थॉमसन प्रभाव। हेडिंग डालना, जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? जूल थॉमसन प्रभाव ध्यान से सुनना। जूल थॉमसन प्रभाव ऐसा प्रभाव है, इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या ऊष्मा गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार जो अणु है उसमें ऊष्मा होती है, अणुओं में ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है। तो किसी निश्चित ताप पर इन्हें अधिक दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है। और अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणुओं के मध्य क्या होते हैं? आकर्षण बल नहीं होते हैं। किसके अनुसार? गैसों के अणुगति सिद्धांत का। लेकिन हमने प्रूव किया था, सिद्ध किया था कि इनमें आकर्षण बल होते हैं। तो आकर्षण बल होते हैं जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इन्हें प्रवाहित किया जाता है। तो जब निम्न दाब में ये गैसें क्या होंगी? प्रसारित होंगी। दाब कम होगा जहां, तो वहां गैसें प्रसारित होंगी। तो प्रसारित होने में क्या होगा? प्रसारित होने में ये जो आकर्षण बल है उनके अगेंस्ट, उनके विपरीत काम करेंगे। ध्यान से सुनना। अणुगति सिद्धांत कहता है इनके बीच में आकर्षण बल नहीं होते। छोड़ो उस बात को, एक तरफ रखो। अब हमें पता है कि गैसों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होते हैं। जब हमने कहा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, तो निम्न दाब की स्थिति आते ही गैसें क्या होंगी? एक दूर जाएंगी। दूर जाने के लिए आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य करने के लिए प्रसारित तो हो रही है, वह कार्य करने के लिए अणु अपने ही अंदर से ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनना। वह कार्य करने के लिए अणु अपने अंदर से ही ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस प्रक्रिया में देखो, अपने अंदर से ही ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऊर्जा कम हुई। कार्य करने में कुछ ऊर्जा क्या हुई? कार्य करने में कुछ ऊर्जा का उपयोग किया, तो ऊर्जा ओवरऑल क्या हुई? कम हुई। तो इस प्रक्रिया में गैसों का शीतलन हो जाता है। इस प्रक्रिया में गैसों का, ध्यान से ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है, तो निम्न दाब पर गैसों को प्रसारित होने में आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। तो वो ऊर्जा कहां से आती है? गैस के अणु के अंदर से आती है। तो जब वो अपने अंदर से ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं कार्य करने के लिए, प्रसारित होने के लिए, तो इस प्रक्रिया में जब ऊर्जा इस्तेमाल हुई तो ऊर्जा कम हो जाती है, ताप कम हो जाता है, यानी गैसों का शीतलन हो जाता है और द्रवीकृत हो जाती है। गैसेस क्या हो जाती हैं? द्रवीकृत हो जाती है, यानी द्रवित हो जाती है। द्रवित यानी द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रभाव ही जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। बात क्लियर है? तो लिखेंगे जूल थॉमसन प्रभाव। ठीक है, लिखेंगे जूल थॉमसन प्रभाव। ध्यान से सुनना। जो गैसें ऊर्जा अवशोषित कर रही है, गैसें ऊर्जा का अवशोषित वे कहां से कर रही है? यानी जो आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वो गतिज ऊर्जा से ऊर्जा का उपयोग करती है। तो जब गतिज ऊर्जा कम होगी या ऊर्जा कम होगी, तो गैसें शीतलित हो जाती है, यानी उनका शीतलन हो जाता है, द्रवित हो जाती है।
ठीक है, तो लिखेंगे यदि किसी गैस को उच्च दाब से, यदि किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होने दिया जाए, निम्न दाब की ओर प्रसारित होने दिया जाए तो उसके ताप में कमी आती है, उसके ताप में कमी आती है और उसके ताप में कमी आती है और शीतलन होता है। क्या होता है? शीतलन क्या है? ताप में कमी यानी ठंडे होने को ही क्या कहते हैं? शीतलन। और शीतलन होता है, इसे जूल थॉम्सन प्रभाव, इसे जूल थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। इसे जूल थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में गैस के अणुओं में उपस्थित ध्यान से देखना, गैस के अणुओं में उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, आकर्षण बल होते हैं वो क्या होते हैं? अंतर आणविक, यानी अणुओं के मध्य बल या अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर गैस के अणुओं में उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर इस प्रभाव को आसानी से समझा जा सकता है। गैसों के अणु परस्पर प्रबल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। अब यदि इन्हें फैलने दिया जाए, प्रसारित होने जाए, अब यदि इन्हें फैलने दिया जाए तो इनके मध्य की दूरी बढ़ेगी, इसके लिए इन्हें अंतर आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य के लिए तंत्र क्या है? गैस के बहुत सारे अणु क्या हैं? तंत्र हैं। इस कार्य के लिए तंत्र को गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा
तंत्र को गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा से कुछ ऊर्जा लेनी पड़ेगी। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा से कुछ ऊर्जा लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी न लेनी होगी। गतिज ऊर्जा के मान में, गतिज ऊर्जा के मान में कमी होने से, गतिज ऊर्जा के मान में कमी होते ही, गतिज ऊर्जा के मान में, गतिज ऊर्जा के मान में कमी होते ही, कमी होते ही गैस का शीतलन हो जाएगा, गैस का शीतलन हो जाएगा, शीतलन हो जाएगा, गैस का शीतलन हो जाएगा। इस प्रकार शीतलन से, इस प्रकार शीतलन से गैसें द्रवित हो जाती हैं। इस प्रकार शीतलन से गैसें द्रवित हो जाती हैं, गैसें द्रवित हो जाती हैं। एक बात और आती है यहां, जूल थॉमसन प्रभाव की शर्त, जूल थॉमसन या जूल थॉमसन प्रभाव की शर्त, या इसे ही दूसरे नाम से कहा जाता है, या व्युत्क्रमण ताप, व्युत्क्रम ताप, व्युत्क्रम ताप। जूल थॉमसन प्रभाव की शर्त या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, अब ठीक है, व्युत्क्रम ताप। ध्यान से सुनना, ये क्या होता है? ये आपको लगेगा कि मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, मैं क्रांतिक ताप डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन उससे अलग है। व्युत्क्रम ताप क्या होता है या जूल थॉमसन प्रभाव की शर्त क्या है? जूल थॉमसन प्रभाव की शर्त यह है कि जब ताप को कम किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर या उससे कम ताप पर गैसें द्रवित हो जाती है, यानी उस ताप से कम ताप पर गैसों को प्रसारित होने दिया जाए। ध्यान देना, मैं दाब की बात नहीं कर रहा, फिक्स ताप से, निश्चित ताप से कम ताप पर गैसों को प्रवाहित होने दिया जाए, गैसों को प्रसारित होने दिया जाए, तो उस ताप से कम ताप पर गैसों का शीतलन हो जाना, गैसें द्रवित हो जाती है। उस ताप को ही क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम ताप है। यहाँ दाब की बात ही नहीं हुई। दाब तो वही है जैसे जूल थॉमसन प्रभाव में था ना, उच्च दाब से निम्न ताप की ओर गैसों को प्रवाहित कर रहे हैं। यहां अधिक दाब लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उससे कम ताप पर ही गैसों को क्या किया जाता है? द्रवित किया जाता है। तो इस ताप को ही व्युत्क्रम ताप कहा जाता है, जूल थॉमसन प्रभाव की शर्त। जबकि क्रांतिक ताप क्या था? एक निश्चित ताप, उससे कम ताप रखा जाए, उससे जस्ट कम ताप रखा जाए, तो दाब की एक स्थिति पर उन्हें द्रवित किया जाता है, न्यूनतम दाब लगाकर द्रवित किया जाए, तो वह अधिकतम ताप क्या है? क्रांतिक ताप होता था, जिससे अधिक ताप रखने पर गैसों पर कितना ही दाब लगाएं, गैसें द्रवित नहीं होती थी। जबकि यहाँ दाब की बात है ही नहीं, प्रक्रिया वही है, उच्च दाब से निम्न दाब को प्रसारित कर रहे हैं गैस को, लेकिन एक निश्चित ताप से कम ताप पर जब प्रसारित करते हैं, निश्चित ताप से कम ताप पर प्रसारित करते हैं, तो गैसें द्रवित हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम ताप कहा जाता है। इसे Ti से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? Ti से। और ये होता है 2A/RB। क्या होता है? 2A/RB होता है। होता क्या है? एडियाबेटिकली यानी रुद्धोष्म रूप से जब गैसों को प्रवाहित किया। रुद्धोष्म क्या है? यहां ताप स्थिर होता है। ताप स्थिर भी कितना? उस व्युत्क्रम ताप से कम ताप, ताप निश्चित है, उस ताप पर रुद्धोष्म यानी एडियाबेटिकली जब गैसों को प्रसारित किया जाता है तो गैसें द्रवित हो जाती हैं।
किस ताप पर? यदि ताप व्युत्क्रम ताप से ऊपर रखा जाए तो गैसें गर्म होती हैं। यदि व्युत्क्रम ताप पर ही रखा जाए तो गैसें ना ठंडी होती हैं ना ही गर्म होती हैं। अधिक ताप रखा जाए तो गैसें गर्म होती हैं और कम ताप पर गैसें द्रवित हो जाती हैं। किस ताप से? व्युत्क्रम ताप से। व्युत्क्रम ताप से ताप कम रखना है और वो भी स्थिर रखना है, ठीक है, रुद्धौष्म रूप से। तो पहले शर्त लिखेंगे जूल थॉमसन प्रभाव की हेडिंग डालिएगा। इसी में जूल थॉमसन प्रभाव में ही है जूल थॉमसन प्रभाव की शर्त या व्युत्क्रम ताप। व्युत्क्रम ताप और गैसों को किससे? एक छिद्र युक्त ढक्कन से, ध्यान से सुनो, छिद्रयुक्त ढक्कन से प्रवाहित किया जाता है। ढक्कन से प्रवाहित किया जाता है। क्लियर? तो 1 बाय 1 लिखेंगे, हेडिंग डालना जूल थॉमसन प्रभाव की शर्त या व्युत्क्रमता लिखना। प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि जूल थॉमसन प्रसार में गैसों का शीतलन, जूल थॉमसन प्रसार में गैसों का शीतलन केवल उस स्थिति में होता है। गैसों का शीतलन केवल उस स्थिति में होता है यदि उनका ताप किसी निश्चित ताप से कम हो तो इस निश्चित ताप को व्युत्क्रम ताप कहा जाता है। इसे TI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो TI लिख लेना 2A अपॉन RB। जल्दी से लिखोगे, जूल थॉमसन प्रभाव बहुत ज्यादा समय ले रहा है, तो लिख लेना TI इक्वल टू 2A अपॉन RB। क्लियर? ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें पता है TI कितना है और TC कितना है। TC कितना होता है? 8A अपॉन 27 RB, यही होता है। तो देखो TC या TI अपॉन TC कर सकता हूं, TI अपॉन TC कर सकता हूं। तो देखो ध्यान से सुनना, देखो 2A अपॉन RB मल्टीप्लाई बाय 27 RB अपॉन 8A लिख सकता हूं, ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो RB से RB कैंसिल होगा, A से A कैंसिल होगा, यहां देखो क्या होगा 4। तो देखो ध्यान से TI इक्वल टू क्या होगा, देखो 27/4 ऑफ TC। ये वैल्यू आती है किसकी? TI की, व्युत्क्रम ताप। I से क्या है? इन्वर्जन टेम्परेचर। इसका मतलब I यानी इन्वर्जन यानी व्युत्क्रम को इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर TI इक्वल टू TI अपॉन TC यानी TI इक्वल टू 27/4 TC आता है। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या आता है? 27/4 टाइम। क्लियर? ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जो इनवर्स टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से, ठीक है। जल्दी से लिखोगे TI इक्वल टू 27/4 TC। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? आइडिया बेटी के लिए 1 मिनट। लिखना, यदि रुद्धौष्म
एडियाबेटिकली यदि रुद्धोष्म रूप से छिद्रयुक्त बर्तन से, यदि रुद्धोष्म रूप से छिद्रयुक्त बर्तन से, छिद्रयुक्त बर्तन में से, छिद्रयुक्त बर्तन में से या छिद्रयुक्त ढक्कन में से, छिद्रयुक्त ढक्कन में से किसी गैस को व्युत्क्रम ताप से कम ताप पर, व्युत्क्रम ताप से कम ताप पर तथा व्युत्क्रम ताप से कम ताप पर तथा अधिक दाब से निम्न दाब की ओर, अधिक दाब से बहुत कम दाब की ओर प्रसारित किया जाए, बहुत कम दाब की ओर प्रसारित किया जाए तो गैसें द्रवीकृत हो जाती हैं, तो गैसें द्रवीकृत हो जाती हैं, तो गैसें द्रवीकृत हो जाती हैं, द्रवीकृत हो जाती हैं। क्लियर? ये हो गया जूल थॉम्सन प्रभाव। इरेज कर रहा हूं, है ना? इरेज करूं? ओके। अब है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी वितरण नियम, यानी मैक्सवेल के वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन। मैक्सवेल के या मैक्सवेल वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन क्या है, ध्यान से सुनना। मैक्सवेल वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन किसके आधार पर? लैम्बर्ट, इंग्लिश में तो है लैम्बर्ट, बुक में लिखा हुआ है लैम्बर्ट का कौन सा नियम था? लैम्बर्ट का वेग फिल्टर विधि, लैम्बर्ट की वेग फिल्टर विधि। लैम्बर्ट की वेग फिल्टर विधि, ठीक है। इसी में ये प्रायोगिक सत्यापन किससे करना है? लैम्बर्ट की वेग फिल्टर विधि से। एक बार लैम्बर्ट की विधि, लैम्बर्ट विधि आगे डायरेक्ट, ठीक है। मैंने पूरा नाम लिया लैम्बर्ट की वेग फिल्टर विधि। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, एक उपकरण होता है जिसका डायग्राम मैं बना रहा हूं, ठीक है। इसमें दो चक्रियां होती हैं, साइज बराबर बनाना है ना। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर बनानी है। थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूं मैं, है ना, और फिर एक बार डायग्राम बना लेता हूं, फिर समझा दूंगा। क्लियर? ध्यान से देखिए, डायग्राम है लैम्बर्ट की वेग फिल्टर विधि, ठीक है। इसमें सबसे जरूरी है आप अपनी कल्पना को कितना अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, उतना ज्यादा ही अच्छे तरीके से ये विधि समझ में आएगी। आसान है, ऐसा मत समझिए क्या चित्र है। यहाँ ये चक्रियां हैं, चक्रियां मतलब ये दांतें, इसमें दांतें हैं बहुत सारे। ऐसा समझो एक पेंडुलम है, बहुत बड़ा पेंडुलम में लटका हुआ है दीवार के ऊपर। आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि ऊपर वो लटका हुआ है और वो बड़ा पेंडुलम एक धागे से या एक तार से बंधा हुआ है, और वो ऐसे जाता है और ऐसे जाता है। समझ लो, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या,
जैसे एक बार छोड़ा, मान लो इतनी दूर जाके वो छोड़ा, यहां से छोड़ा, वो इतनी ही दूर इधर जाता है, तो आप बहुत सारे इंसिडेंट हैं, और आप उन इनके बीच में, यानी पेंडुलम क्या कर रहा है, चक्कर लगा, दोलन कर रहा है लगातार, आपको उनके बीच में से निकलना है। आपका वेग जितना ज्यादा होगा आप उतनी ही जल्दी निकल पाएंगे। समझ रहे बात? आपका वेग जितना ज्यादा होगा, यदि आपका वेग स्लो होगा, आप उस पेंडुलम से टकरा जाएंगे। मैं कह रहा हूं टच नहीं होना चाहिए। जैसे गेम है फन रेस 3D, है ना, तो उसमें भी ऐसी ही कुछ गेम है, स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं, उसमें यही प्रक्रिया होती है कि बहुत सारे घूमने वाले, उनमें से आपको बिना टच हुए क्रॉस करवाना होता है। तो पेंडुलम का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि इसमें दांतेदार क्या है, चक्रियां हैं, वो ऐसे ही घूमती हैं। अब मैंने एक पेंडुलम का एग्जांपल लिया था, और वो लगातार चक्रियां ऐसे घूमती हैं, और उन चक्रियों के बीच में ऐसी सक्रिय क्या होती है, थोड़े यानी खांचे होते हैं। उन खांचों में से अणुओं को निकाला जाता है। कहां से? यहां एस ये स्रोत है, एस क्या है, स्रोत है, जिसमें गैस भरी हुई है। अब हम जानते हैं गैस के अणु क्या है, विभिन्न वेग से गति करते रहते हैं, ठीक है। अब उन्हें यहां छेद करके इस दिशा में निकाला जाता है। अब इस दिशा में क्यों? यहां स्लिट की मदद से उन्हें एक पुंज के रूप में प्राप्त किया जाता है, एक पुंज के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब मान लो गैस आई, अब उसको इन दोनों के मध्य से निकलना है, इन दोनों के मध्य से निकलना है, तो वेग ज्यादा होना चाहिए। जैसा वेग हुआ, यदि मैं इसके वेग को कम कर दूं, तो कम गति वाले अणु भी, गैस के अणु भी निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से इस चक्री के भी अंदर से क्या निकलेंगे, इन दो दांतों के बीच में से निकलेंगे। और यहां क्या है, यहां इन्हें प्राप्त किया जाता है। यहां स्रोत है, ये स्लिट है, दो स्लिट है, स्लिटें लिखा हुआ है, या एक स्लिट है, पुंज के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसा अणु का वेग होगा, जितने ज्यादा अणु यहां पहुंचेंगे, ये क्या है, रेडियोमीटर है, इससे पता लगेगा कि कितने अणु आ रहे हैं। क्या है, रेडियोमीटर। कितने अणु, ये क्या संग्राहक का काम कर रहा है कि कितने अणु आ रहे हैं। अब मैं चक्रियों का वेग बढ़ा रहा हूं, इन दोनों की मध्य दूरी क्या है, L है। अब इनका वेग बढ़ा रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं जिन अणुओं का वेग सबसे ज्यादा होगा, जिन अणुओं का वेग ज्यादा होगा वो जल्दी से निकल पाएंगे, जिनका कम होगा वो नहीं निकल पाएंगे या कम संख्या में निकल पाएंगे। यानी ओवरऑल इसका वेग भी परिवर्तित कर रहा हूं। तो वेग जैसी इस चक्री का वेग है उसके आधार पर, और अणु के वेग के आधार पर, यानी जितने अणु यहां मिल रहे हैं और चक्रियों के वेग के आधार पर ग्राफ प्लॉट किया जाता है। क्या, अणुओं की संख्या यहां और कितने अणु यहां पहुंचे और उनका वेग कितना है, वेग इसे कहते हैं dN/n। मैंने बताया था अणुओं का कितना अंश पहुंचा कितने वेग पर, मान लो इस वेग पर कुछ पहुंचे, इस वेग पर कुछ पहुंचे, इस वेग पर, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है। इस और ये क्या है, मैक्सवेल के वितरण नियम। यानी वितरण नियम क्या, वेगों का जो वेग है, अणुओं का वेग है विभिन्न परास के होते हैं। यानी किसी का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, किसी का 11 मीटर पर सेकंड है, किसी का 15 है, किसी का 18 है, किसी का 19 है, किसी का 20 है, किसी का 5 मीटर पर सेकंड का ही वेग है, 5 मीटर पर सेकंड का ही वेग है। तो ये क्या है, इस विधि द्वारा अणुओं के वेगों का पता लगाया, कितने अणु कितने वेग से। मैंने पेंडुलम का एग्जांपल लिया, यदि मैं पेंडुलम का वेग ज्यादा तेजी से कर दूं, एक तो स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा है, समझ रहे, थोड़ा सा समझ। तो जो अणु धीरे चल रहे होंगे वो भी निकल पाएंगे, वो भी निकल पाएंगे, तेज वाले भी। अब मैं थोड़ा सा वेग बढ़ा रहा हूं तो धीरे जो चल रहे होंगे वो रुक जाएंगे, इन चक्रियों से टकरा के रुक जाएंगे। अब मैं और वेग बढ़ा रहा हूं तो जो और वेग जिनका और थोड़ा ज्यादा होगा वो भी रुक जाएंगे। और अब क्या, बहुत ज्यादा वेग वाले और वेग बढ़ा दूं तो सबसे तेज अणु क्या निकलेंगे, उसके पार जा सकेंगे। पेंडुलम का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि वो इन चक्रियों के बीच में से निकल रहे, दो दांते इनके बीच में से निकल रहे हैं। ऐसे नहीं इन्हीं दो के घूम जाएगा, ये दांते भी होंगे, इनके बीच में जो
गैप है वो क्या है, बराबर है। ये क्या है, उपकरण है। किसका, लेमर्ट की वेग फिल्टर विधि का उपकरण है। उपकरण बराबर हो गया। वीडियो को पॉज कर, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो को पॉज कर लेना और चित्र बना लेना। मैं डायरेक्ट विधि लिखवा रहा हूं, मैं डायरेक्ट विधि लिखवा रहा हूं। विधि में क्या होता है, ये क्या है, एक छड़ है जो L लंबाई की है, इस पर 2 चक्रियां हैं। ऐसे नहीं, जैसे किताब लेता हूं, एक मिनट, मेरे पास ऐसा समझो कि 2 किताबें हैं, ठीक है, ये 2 किताबें हैं, ये चक्रियां हैं, ये इतनी दूरी पर ऐसे नहीं ऐसे जुड़ी हुई हैं, और यहाँ कुछ छेद हैं, यहाँ छेद है, उन छेदों में से वो अणु निकल के जाएंगे। ये गोल है, किताब में एग्जाम्पल है, गोल है, ऐसे घूम रही है, और दूसरी भी इसके साथ ऐसे घूम रही होगी, साथ दोनों एक साथ घूम रही होगी। क्लियर, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनके बीच में जो दांतें बने उनसे निकलती है, जितना वेग ज्यादा हो उतने ज्यादा अणु निकलेंगे। ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ बनाया जाता है, तो कैसे मिलता है, मैक्सवेल के वितरण के नियम के आधार। यदि ताप बढ़ाता हूं तो ग्राफ ऐसे होते हैं, ऐसे होते जाते हैं। क्लियर, 1 बाय 1 लिखेंगे। इस उपकरण में एक छड़, इस उपकरण में एक छड़ L पर निश्चित दूरी पर दो दांतेदार चक्रियां A व B, दांतेदार चक्रियां A व B लगी होती हैं, A व B लगी होती हैं। उपकरण के एक तरफ स्रोत S द्वारा निश्चित ताप पर गैस के अणुओं का एक पुंज स्लिटों की एक श्रेणी, ये क्या स्लिट है, जिनसे पुंज के रूप में प्राप्त होती है गैसें। ऐसे नहीं, अब जब गैसें भाई सब दिशाओं में जाती हैं, तो इनकी मदद से गैसें एक दिशा में प्राप्त होती है, एक दिशा में जाती हैं, ठीक है। एक पुंज स्लिटों की एक श्रेणी में से गुजारते हैं। एक पुंज को स्लिटों की एक श्रेणी में से गुजारते हैं। जब यह किरण पुंज दोनों चक्रियों या कैसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, दोनों चक्रियों के खाली स्थान, ये क्या है, खाली स्थान है, दोनों चक्रियों के खाली स्थान से गुजरेगा तो दूसरी तरफ से रेडियोमीटर में उसका संकेत अंकित हो जाएगा। अब यदि अब यदि छड़ को, ये क्या है, छड़ है, जब छड़ को गतिमान करेंगे यानी तेज गति से घुमाएंगे तो चक्रियां भी तेज गति से घूमेंगी। अब यदि छड़ को गतिमान किया जाए
गतिमान किया जाए तो एक चक्री के तो ऐसे लगो, एक काटो, गतिमान किया जाए तो चक्री के खाली स्थान से गैस के अणु खाली स्थान से गुजरकर गैस के अणु रेडियोमीटर तक पहुंचते हैं। इस छड़ को विभिन्न वेगों से घुमाया जाता है। विभिन्न वेगों से घुमाकर रेडियोमीटर द्वारा भिन्न भिन्न वेगों वाले अणुओं की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। भिन्न भिन्न वेगों वाले अणुओं की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। विभिन्न वेगों और उनसे संबंधित अणुओं की संख्या के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। यह ग्राफ मैक्सवेल के वितरण नियम के बिल्कुल अनुरूप होता है। मैक्सवेल के वितरण नियम के बिल्कुल अनुरूप होता है। यह ग्राफ मैक्सवेल के वितरण नियम के बिल्कुल अनुरूप होता है। क्लियर? बिल्कुल अनुरूप होता है। यही थी लेमर्ट की वेग फिल्टर विधि। एक टॉपिक और है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है और थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट तो लेगा ही। क्या था? लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। तो क्या था? हिंदी में कहते हैं करस्पॉन्डिंग स्टेट को, आई एम फॉरगेटिंग, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, इंग्लिश में तो यही कहते हैं, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। यार दिमाग में से निकल गया, हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये नियम, इसका क्या भौतिक सार्थकता थी, इस नियम की भौतिक सार्थकता थी। छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट का, लेकिन वीडियो लेंथी हो रही है तो देख लेंगे, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी तो नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, होगी, देखते हैं सॉलिड स्टेट होगी या लिक्विड स्टेट होगी, देखते हैं।